दोस्तों, अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इस बार सही प्लेटफॉर्म पकड़ा है, सही जगह आए हैं, जहाँ पर मिलियन में सब्सक्राइबर तो नहीं मिलेंगे या मैराथन क्लासेस तो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके सीटेट में एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो लिख दीजिएगा इस बार कलम से क्रांति सीटेट 2026 के एग्जाम के लिए, और आज का वीडियो आपका ईवीएस पर्यावरण से संबंधित है, तो पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अनुसार ईवीएस यानी पर्यावरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल तथ्यों को याद कराना नहीं, केवल परीक्षा की तैयारी कराना नहीं, केवल परियोजना कार्य कराना नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पर जो लग रहा है ऑप्शन बी ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको विवेक और अपने बुद्धि का प्रयोग करते ही आप करते हैं, तो आप यहाँ पर 120 प्लस अंक यहाँ पर पा सकते हैं सीटेट के एग्जाम में। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में अगर आप बिना पढ़े जाएंगे तो भी 120 कर सकते हैं। आप लाखों किताबें पढ़े, ये पढ़े, उससे कुछ भी नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न को आपको समझना है, प्रश्नों को अपने विवेक का प्रयोग करना है और उत्तर देना होता। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर क्या दिया गया है, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य केवल पर्यावरण से जुड़े तथ्यों को याद कराना नहीं होता है, बल्कि बच्चों को आसपास के प्राकृतिक सामाजिक वातावरण को समझने, उसका अवलोकन करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करना होता है। देखिए, तथ्यों को याद, देखिए कभी भी अगर हम शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे हैं तो बालक को किसी चीज़ को याद नहीं कराना है, आपको समझना, उनको समझाना आसपास की चीज़ों को लेकर और उस समस्या का समाधान खोजना है। एनईपी 2020 अनुभवात्मक एक्सपेरिमेंटल और गतिविधि आधारित शिक्षा पर बल देती है। देखिए, यहाँ से दूसरा भी प्रश्न बनेगा, एनईपी 2020 के अनुसार पर्यावरण का मेन उद्देश्य क्या है, यानी अनुभवात्मक यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और गतिविधि यानी आधारित ही शिक्षा पर ये बल देती है। यहाँ से दूसरा भी प्रश्न बन जाता है। और यहाँ पर देखिए, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण, सहयोग, जिम्मेदारी और सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य जागरूक और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना होता है। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में ऐसे कौन सा रोग दूषित जल के कारण फैलता है। देखिए, अगर हम बात करें, चिकनगुनिया हटा दीजिएगा, डेंगू हटा दीजिएगा, मलेरिया हटा दीजिएगा, एक ही है वो हैजा। हैजा ही क्या है आपका, दूषित जल पीने से यहाँ पर फैलता है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लें, देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए हैजा एक जल जनित यानी जो रोग है, वाटर बॉर्न रोग है, जो वाइब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है। देखिए, यहाँ से दूसरा प्रश्न बन सकता है, हैजा का जो कौन से जीवाणु से होता है, तो विब्रियो क्लोरियो नामक यहाँ पर जीवाणु से होता है। यह दूषित पानी या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके लक्षणों में आपको क्या देखने को मिलता है, तेज दस्त मिलेगा, उल्टी, शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए साफ पानी पीना होता है, हाथ धोना होता है, भोजन को ढक कर रखना होता है, यानी स्वच्छता बनाए रखना ही आवश्यक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विब्रियो क्लोरा नामक जो जीवाणु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है। देखिए, फूड चेन का सही क्रम कौन सा, अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ऑप्शन नंबर चले जाएंगे, हम बी के साथ चले जाएंगे। देखिए, यहाँ का जो सही क्रम क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पर होगा सही क्रम, पहला उत्पादक शाकाहारी और यहाँ पर मांसाहारी। तो बी ऑप्शन के साथ यहाँ पर चले जाएंगे, राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए खाद्य श्रृंखला वह क्रम है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचती है, फूड चेन। सबसे पहले आपको उत्पादक यानी जो कि हरे पौधे होते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं, और अंत में मांसाहारी जीव जो शाकाहारियों को खाते हैं। ये आपको ध्यान रखना। इस प्रकार जो प्रकाश ऊर्जा का प्रवाह उत्पादन से उपभोक्ताओं तक होता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, और यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि कक्षा में कोई बच्चा पौधों की वृद्धि पर अपने अनुभव साझा करता है तो ईवीएस शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, अपने अनुभव को जो यहाँ पर रखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या उसे तुरंत गलत बता देना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। केवल पुस्तक का उत्तर पढ़ाना चाहिए, नहीं, उसे चुप कहने के लिए नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, उसके अनुभवों पर चर्चा कराना, उनसे सीखने का यानी उसको सीखने का अवसर देना चाहिए, यानी उनसे जो सीखने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। तो सीटेट वो एग्ज़ाम है जहाँ आप बिना पढ़े भी जाते हैं, लेकिन अगर आप उस समय प्रश्नों को समझ पाए, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग कर पाए, तो 120 आप आसानी से यहाँ पर पा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपके सामने स्क्रीन पर है,
निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ऊर्जा है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ ऊर्जा सभी जानते हैं जो कभी खत्म ना होते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें तो सौर ऊर्जा एक ऐसी रिन्यूएबल सोर्सेज है जो कभी खत्म नहीं होती, बाकी लिमिटेड मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, इसके नीचे हम डिटेल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर सौर और यानी सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली स्वच्छ रिन्यूएबल ऊर्जा है और यह कभी समाप्त नहीं होती और इसका पर्यावरण यानी इससे क्या होता है, पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होता है। इसके विपरीत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इनका उपयोग करने से प्रदूषण बढ़ता है और ये क्या है, लिमिटेड मात्रा में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी है? स्तनधारी की अगर बात करें तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था चमगादड़ ही है जो स्तनधारी है। और अगर इसके बारे में देखें तो देखिए चमगादड़ एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। स्तनधारियों की प्रमुख विशेषता है कि वे बच्चे को जन्म देते हैं, अपने शिशुओं को दूध पिलाते हैं तथा उनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर चमगादड़ उड़ता है फिर भी यह पक्षी नहीं है क्योंकि इसमें स्तनधारियों के सभी गुण मौजूद हैं। दूसरी ओर मगरमच्छ और ये जितने भी आपके ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी क्या उभयचर हैं। ठीक है ना, चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न दिया गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए जो आवश्यक नहीं है, देखिए ऑक्सीजन, क्या सूर्य का प्रकाश आप आवश्यक है, जल आवश्यक है, ठीक है ना। और जो आवश्यक नहीं है वो कौन सा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो सूर्य का प्रकाश तो जरूरी है और जल भी जरूरी है, ठीक ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। यहाँ पर ऑक्सीजन जरूरी नहीं है क्योंकि पौधे क्या होते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है ना, इन चीज़ों को उनको जरूरत पड़ता है फोटोसिंथेसिस के लिए। और यहाँ पर अगर इसकी डिटेल यहाँ पर देखें तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, जो आपकी जिस प्रकार का प्रश्न आए तो आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए और CO2 चाहिए। और इस प्रक्रिया में क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया में आवश्यक नहीं होती बल्कि ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होती है और वातावरण में छोड़ी जाती है। प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जो प्लांट को चाहिए होता है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए अगला यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न यहाँ पर दिया गया, EBS में स्थानीय परिवेश, लोकल एनवायरनमेंट उपयोग करने का सबसे बड़ा लाभ है। तो देखिए स्थानीय परिवेश, लोकल एनवायरनमेंट का सबसे बड़ा, रटने की क्षमता बढ़ती नहीं भैया, होमवर्क कम हो जाता नहीं, परीक्षा से नहीं, बच्चे वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखते हैं। जोड़कर यानी यहाँ पर सीखते हैं, उनसे क्या होता है, एक तरीका उनको लगाव हो जाता है और अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख पाते हैं। अगर हम इसकी यहाँ पर जानकारी देखें, देखिए EVS का उद्देश्य बच्चों को उनके आसपास के वातावरण से जोड़ना है, यानी उससे जुड़कर अच्छे से सीख पाते हैं। जब शिक्षक स्थानीय बाजार, खेत, नदी, पार्क, डाकघर या गांव जैसे उदाहरणों का उपयोग करता है तो बच्चे विषय को आसानी से समझते हैं। इस प्रकार सीखना स्थायी, रुचिकर और अनुभव आधारित बनता है। यही कारण है कि EVS में स्थायी परिवेश का विशेष महत्व है। ठीक है ना, चले अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव यानी अवक्रमणीय है, यानी बायोडिग्रेडेबल कचरा है, यानी जो यहाँ पर नष्ट हो जाता है। देखिए प्लास्टिक की बोतल तो नहीं होती, सदियों मतलब चलती रहती है, कांच भी चलता रहता है, एल्युमिनियम का डिब्बा भी, लेकिन केले का छिलका है, बायोडिग्रेडेबल है, जो बहुत ही जल्दी नष्ट हो जाता है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर अगर इसकी डिटेल पढ़ते हैं, यानी जैव अवक्रमणीय पदार्थ वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और फफूंद आसानी से विघटित कर देते हैं और केले का छिलका कुछ समय बाद मिट्टी में मिल जाता है और खाद के रूप में ले सकते हैं। इसके विपरीत प्लास्टिक, कांच, एल्युमिनियम लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और पर्यावरण को क्या करते रहते हैं, प्रदूषित करते रहते हैं। तो ये इसका अर्थ है बायोडिग्रेडेबल। ये कौन सा बायोडिग्रेडेबल है और बाकी ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या दिया गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, EVS की कक्षा में भ्रमण, फील्ड विजिट का प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्या मनोरंजन कराना? नहीं। केवल वस्तुनिक नहीं, समझता नहीं, वास्तविक जीवन से अनुभव द्वारा सीखना ही इसका मेन उद्देश्य होता है फील्ड विजिट का भ्रमण का। देखिए अगर यहाँ पर हम इसके बारे में देखें, देखिए EVS में फील्ड विजिट बच्चों को कक्षा के बाहर वास्तविक वातावरण में सीखने का अवसर प्रदान करती है। कौन? फील्ड विजिट। जब बच्चे खेत, बगीचे, डाकघर, बैंक, संग्रहालय या
चिड़ियाघर का भ्रमण करते तो केवल किताबों से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभवों से सीखते हैं। इससे उनकी अवलोकन क्षमता, जिज्ञासा, ठीक है ना, समस्या समाधान क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है उनका विकसित हो जाता है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सीटेट में ईवीएस का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से सीखना ही बच्चे जिससे बहुत अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है? जल संरक्षण यानी जल को बचा कर रखना। तो भैया हम सभी जानते हैं, अधिक पानी बहाना, प्रतिदिन कार धोना नहीं, नाला नहीं, वर्षा जल संचयन करना ही सबसे अच्छा संरक्षण। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सभी जानते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है जो स्क्रीन पर है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो केवल उत्तर याद कराना नहीं, केवल नोट्स लिखवाना नहीं, केवल प्रश्न नहीं, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल के अवसर देना ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न, एक मिनट रुकिए, अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है? देखिए वायु प्रदूषण भैया सीधे जाते बरसात से नहीं, खेती से नहीं, वृक्षारोपण से नहीं, वाहन एवं उद्योगों से निकलने वाला धुआं ही जो आपका वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार यहाँ पर माना जाता है। अगर हम इसके बारे में डिटेल में देखें तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआं वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक गैस की मात्रा को बढ़ा देता। कौन? जो धुआं निकलता है वाहनों और जो भी उद्योग फैक्ट्री वगैरह है, इससे श्वसन संबंधी रोग, अम्लीय वर्षा। देखिए अम्लीय वर्षा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड है और ये आपको देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी। तो यही एसिड रेन कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें अधिक से क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण, स्वच्छ ईंधन का उपयोग और सार्वजनिक जो परिवहन को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने यहाँ पर दिया गया। ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा? मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त, क्या वार्षिक परीक्षा, क्या मौखिक परीक्षा, केवल लिखे? देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही बिल्कुल होगा, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो इस प्रश्न के हिसाब से सतत व्यापक मूल्यांकन परियोजना गतिविधि यानी प्रोजेक्ट वगैरह का अवलोकन करना ही यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर विस्तृत में देखें, देखिए केवल ईवीएस में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन करना पर्याप्त नहीं होता है। शिक्षक को बच्चों की यानी बच्चों की गतिविधियों, परियोजना, प्रोजेक्ट, समूह कार्य, मौखिक प्रस्तुति, अवलोकन तथा दैनिक सहभागिता के आधार पर निरंतर मूल्यांकन करना चाहिए। इससे बच्चे के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में समग्र विकास को आंका जा सकता है। यही सतत व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का उद्देश्य है। तो जो राइट आंसर आपने देखा होगा ऑप्शन सतत और व्यापक मूल्यांकन यहाँ बिल्कुल सही है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर कुछ सिलेक्टिव प्रश्न लिए गए थे सीटेट के एग्जाम के लिए, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आने की इनकी सबसे ज़्यादा संभावना। बाकी ये पीडीएफ मेरे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर इसको जरूर ले लीजिएगा।